सर मेरा बैकग्राउंड इस तरह है कि मैं मूलतः जयपुर का निवासी हूँ। और मेरी स्कूलिंग जो है वो जयपुर से ही हुई है, सेंट एंसलम्स पिंक सिटी स्कूल से। उसके बाद मैंने बिट्स पिलानी से अपनी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करी है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। 2015 में मैं बिट्स पिलानी से ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद मैं आईआईएम कैलकटा गया था अपना एमबीए करने के लिए। तो 2 साल मैंने वहां स्पेंड किया और 2017 में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने 1 साल एचएसबीसी बैंक बॉम्बे में काम किया है, जो मेरा फाइनल कैंपस प्लेसमेंट से जॉब लगा था। और उसके बाद मैं अपना जॉब छोड़ के सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन की तैयारी में दिल्ली आया था कोचिंग करने के लिए। और ये मेरा 3 साल की मेहनत थी और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था जिसमें मेरा सिलेक्शन। रुझान चालू हुआ था जब मैं कॉलेज में था बिट्स पिलानी में। मैं एनएसएस का पार्ट था वहां पे। और वहां मैंने अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को शिक्षा दी है। उसके अलावा बाकी सेगमेंट्स जैसे हेल्थ हो गया, उसमें ब्लड डोनेशन कैंप में हम लोग ने पार्टिसिपेट किया है। तो मैंने बेसिकली पिलानी में काफी सोशल इश्यूज नोटिस किए थे जिस जो और जब मैं उनको एड्रेस करता था पर्टिकुलरली एनएसएस में बच्चों को पढ़ा के, तो वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मुझे रहता था। उसके बाद मैंने टीच फॉर इंडिया के साथ भी थोड़ा काम किया जब मैं आईएम कैलकाटा में था। और इनिशियली मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को ये चीज बहुत इंटरेस्ट करती है, पर कहीं ना कहीं ये लगता था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर मैं करने जाऊंगा तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली सर इट इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ दिस नेशन एंड हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स ओनली गेट सेलेक्टेड। बट आफ्टर वर्किंग फॉर 1 ईयर इन एचएसबीसी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे लिए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई वुड वांट टू परस्यू सिविल सर्विसेज एट एनी कॉस्ट। एंड देखा जाएगा, अगर मेरा नहीं होगा तो भी मैं कुछ ना कुछ सोशल सर्विस के लिए जरूर अपनी लाइफ में करूंगा। तो मैंने अपना वही एम बनाया और इसीलिए मैंने अपना जॉब क्विट करके सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चालू किया 2018। सर मेरे हिसाब से इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हैं। पहली चीज तो ये है कि आप में एक इंटरनल मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एग्जाम में मिनिमम 2 इयर्स तो लगते ही हैं अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्रैक कर लेते हैं तो। और अगर आप अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते हैं तो द इयर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो एक इंटरनल मोटिवेशन जरूरी है और उसके साथ साथ आप प्लीज अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते रहें, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज जो पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से मैं बोलना चाहूंगा वो ये है कि प्लीज अपने रिसोर्सेज मिनिमम रखें, क्योंकि यूपीएससी यूपीएससी का सिलेबस इज एवरीथिंग अंडर द सन। तो आप कभी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ना ही आप यूपीएससी का सिलेबस कभी पूरी तरह से कवर कर पाएंगे। तो प्लीज अपने रिसोर्सेज मिनिमम रखें। जो सब लोग पढ़ रहे हैं वही पढ़िए, लेकिन उनको बार बार पढ़िए और उनको इस तरह से याद कर लीजिए कि अगर उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए प्रीलिम्स में या मेंस में, आप वो सॉल्व कर पाए। तो रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग मल्टीपल सोर्सेज। ये मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है यूपीएससी। लेकिन दो थिंग सर ये आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की लाइफ में प्रेपरेशन टाइम में अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रेपरेशन। और मेरी लाइफ में भी ऐसे काफी अप्स एंड डाउन्स आए थे। डाउन्स तो मैं यही कहूंगा कि जब भी कभी टेस्ट में कम मार्क्स आते थे या मुझे ऐसा लगता था कि मैं बस पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इस टनल के एंड पे कोई लाइट नहीं है, तो ये ऐसे फ्रस्ट्रेशन फीलिंग्स सबको आती हैं। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। पर इसमें दो चीजों ने मेरे को काफी मदद दी। पहली, मेरे जितने भी मेंटर्स थे, विच इंक्लूड माय पेरेंट्स, माय सिस्टर, माय फैमिली, माय रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, एवरीबडी, दे कॉन्स्टेंटली सपोर्टेड मी। एंड आई थिंक उनकी वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। एंड सेकेंडली सर, इंटरनल मोटिवेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है इस एग्जाम के लिए, बिकॉज फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग्स आएंगी। तो मैं ऐसा हमेशा करता था कि मैं मोटिवेशनल कोट्स गूगल करता था, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर कभी ऐसे डाउन फील करता तो मोटिवेशनल सॉन्ग सुनता था। तो ये सब चीजें भी मुझे काफी हेल्प करी टू गेट अप फ्रॉम दोज लोज एंड एम टूवर्ड्स अ बेटर लाइफ। तो आई थिंक ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसकी वजह से मैं आज सक्सीड कर पाया। देखिए, बड़ा सा आपने बोला। जी सर, ये बहुत जरूरी चीज है कि हम रूम से बाहर निकले, क्योंकि रूम में रहना आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम काफी डिप्रेसिंग हो जाता है। तो इसमें मेरी दो पर्टिकुलर हॉबीज थी जो मैं फॉलो करता था। एक तो मैं मेरे घर के पास में एक काफी बड़ा पार्क है जवाहर सर्कल जयपुर में, जहां मैं जॉगिंग करने जाता था, तो वो काफी माइंड रिफ्रेश करता था मेरा। एक तो वो था। दूसरा सर, मुझे अपार्ट फ्रॉम दी कोर्स बुक्स मुझे किताबें पढ़ने का वैसे भी बहुत शौक है, पर्टिकुलरली बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड इंडियन माइथोलॉजी। इसमें मुझे काफी इंटरेस्ट है बचपन से।
तो उनका जितना भी फिक्शन नॉन फिक्शन जो भी है वो मैं पढ़ के खुद को स्ट्रेस रिलीव करता था। और इसमें एक चीज जिसने मेरी काफी मदद करी वो ये थी कि मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था। तो जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं जीएस की मोनोटनी से बहुत बोर हो चुका हूं तो मैं मैथ्स के क्वेश्चंस करने लग जाता था, तो वो उसने मेरे को काफी ऐसे रिजुविनेशन वाली फीलिंग आती थी। तो आई थिंक ये 3-4 चीजें थी जिसकी वजह से मैं उस फ्रस्ट्रेशन वाले फेज में नहीं गया और कॉन्स्टेंटली खुद को मोटिवेट करता। देखिए दोस्तों, सर मेरी जो ऐसे प्रेपरेशन थी थैंकफुली वो उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी एक नॉर्मल एस्पिरेंट की होती है। इसका सबसे पहला रीजन ये था कि मैं अपने कॉलेज से स्टोरी राइटर रहा हूँ। मैंने अपने दोनों कॉलेजेस में अपनी कॉलेज मैगजीन एडिट करी है, तो मुझे हमेशा से लिखने का शौक रहा है। तो बेसिकली एसेज मैंने स्टोरी फॉर्मेट में और ये सब चीजें लिखी हैं, बट यूपीएससी के एसेज में कुछ डिफरेंट करना होता है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें, एक पर्सनल एक्सपीरियंसेस इंक्लूड करना काफी अच्छी चीज है जो मैंने दोनों ही साल करी थी अपने दोनों मेंस में। एंड वो मेरे को अपनी इस हॉबी की वजह से मिले, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता रहता था, इंडियन माइथोलॉजी हो गया, बायोग्राफीज हो गया, तो आई वाज एबल टू इंक्लूड एग्जांपल फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस एज वेल एज दोस बायोग्राफीज। जैसे मैंने महात्मा गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उसके 3-4 जगह एग्जांपल्स यूज किए थे, तो वो एक काफी अच्छा चीज हुआ। और दूसरी चीज जो मैंने अप्लाई करी थी वो ये थी कि UPSC के essays में there is a approach called pestle approach which basically includes political, economic, social, technological etc. तो मैंने अपने essays को इसी pestle approach के अराउंड सेंटर फिलोसॉफिकल हो चाहे वो एक सोशल इशू पर बेस्ड हो, क्योंकि अगर मैं इस तरह से एक ऐसे को प्रेजेंट करूंगा तो उसके सारे डायमेंशंस कवर हो जाएंगे। तो ये दो अप्रोचेस थी जिसकी वजह से मेरे एसे में लास्ट टाइम आई हैड स्कोर्ड 130 मार्क्स व्हिच इज अ डिसेंट स्कोर। इस बार का स्कोर आना बाकी है, बट आई एम होपिंग दैट आई वुड हैव स्कोर्ड मोर देन लास्ट। जी सर, ये प्रिपरेशन मैंने की थी। मैंने करीब 10-15 टॉपिक्स जो बहुत ही कॉमन है वो मैंने उनके पॉइंटर्स मैंने प्रिपेयर कर लिए थे 1 पेजर। एंड ये जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं ये मैंने यूपीएससी के ही पास पेपर से उठाए थे। तो जैसे टॉपिक्स हो गए वुमेन एम्पावरमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजें, तो ये सब के मैंने कॉमन पॉइंटर्स प्रिपेयर किए थे। तो लास्ट टाइम तो जो मैंने ऐसे लिखा था 2019 में उसमें तो एक एजुकेशन हेल्थ पर आ गया था, तो वो मैं काफी अच्छा लिख पाया था। पर इस बार जो एसेज थे सेक्शन बी में, उसमें से कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं था, तो सोचना पड़ रहा था। तो आई थिंक अब जिस तरह से यूपीएससी का पेपर आने लग गया है, आपको कॉमन टॉपिक्स दिखना कम हो जाएंगे। तो ये जरूरी है कि आप उन 1 पेजर्स को लिंक कर पाए उन टॉपिक से जो एक्चुअल यूपीएससी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। पर आपको टॉपिक्स के 1 पेजर बनाना डेफिनेटली जरूरी है। एक्चुअली अगर हम ऐसे का पेपर देखें तो जो फिलोसॉफिकल ऐसे है उसमें तो हम ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ऐसा ही टॉपिक आएगा जो आपने कभी देखा ही नहीं होगा, तो उसमें तो स्ट्रैटेजी बनाना ऑन द पॉइंट ऑफ एग्जाम काफी जरूरी है। बट जो सेक्शन बी वाला ऐसे आता है जिसमें कॉमन टॉपिक, जैसे लास्ट टाइम एजुकेशन एंड हेल्थ पे मैंने लिखा था, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि वो मैं प्रिपेयर करके जाया था। इस बार जो मैंने ऐसे लिखा था वो इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस के एक मिक्स के ऊपर लिखा था, तो उसमें मेरे को थोड़ा टाइम लगा था फ्रेम करने में कि मैं कैसे अपना स्ट्रक्चर यूज करूंगा। बट एट द सेम टाइम एक चीज जो मैंने ऐसे के लिए प्रिपेयर करी थी वो ये थे कि मैंने कुछ कोट्स याद कर लिए थे जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पर्टिकुलरली इन द एसे ऑफ सेक्शन बी, क्योंकि वहां पे सोशल इश्यूज पे ही नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने गांधी जी के, अंबेडकर जी के कुछ कोट्स मैंने याद कर लिए थे, तो वो मैं यूज कर लेता था हमेशा। और 1-2 मैंने इंट्रोडक्शन भी ऐसे कुछ याद कर लिए थे जो ऐसा लगे कि हाँ मैं irrespective of the essay topic asked, I could use that paragraph or that opening introduction in every essay. तो ये मेरा एक थोड़ा प्लस पॉइंट था कि मेरे को जैसे ही कोई भी टॉपिक दिखेगा सोशल इश्यूज का, मेरे को ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं स्टार्ट कैसे करूं। तो शुरू के 1-2 चीजें मेरी रेडी थी, लेकिन जैसे ही वो खत्म होती थी उसके बाद मेरे को स्ट्रक्चर करना पड़ता था कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या होगा, कंक्लूजन में क्या। ये बड़ा आपने कहा सर, मेरे हिसाब से नोट्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है। तो वो जो फिल्टर आउट करने की टेक्निक है वो किसी इंसान के लिए बहुत क्विक होती है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट रीडिंग में ही समझ जाता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो उसके लिए नोट्स बनाना बहुत आसान है, कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा डिलेड होता है। तो आपको अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से ये चीज देखनी चाहिए कि आप नोट्स कब बनाना चालू करेंगे। लेकिन क्योंकि मेरा ऐसा सीन था कि मैं नॉर्मली नोट्स बनाने में बिलीव नहीं करता पर्सनली,
तो मैं अंडरलाइन ही करता था और फिर उन अंडरलाइन चीजों को ही देखता था। तो मैंने अंडरलाइन अपने पहले उस अटेम्प्ट में ही कर लिया था। तो अगर आप उसको कंपेयर करें तो आप ये समझ सकते हैं कि मैंने नोट्स अपने पहली रीडिंग में बना लिए थे और उसके बाद मैं उन्हीं चीजों को बार बार। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि नोट्स बनाने के मामले में मैं थोड़ा आलसी आदमी हूँ। तो मेरा जो पर्टिकुलर मतलब स्ट्रैटेजी रहता था वो यही होता था कि मैं बुक्स में अंडरलाइन कर लेता था। तो जब भी मैंने स्टैटिक पोर्शन पर्टिकुलरली पढ़ा फर्स्ट टाइम, तो मैंने अंडरलाइन कर ली चीजें, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे, क्योंकि उसके बाद मेरे को बस वही चीजें पढ़नी होती थी जो मेरी अंडरलाइन होती थी। तो मेरा स्टैटिक पोर्शन में रिविजन हमेशा अंडरलाइनिंग पे चलता था। उसके अलावा सर मैंने वाजीराम एंड रवि से मैंने जीएस की कोचिंग ली थी। तो वहां से जो मेरे को नोट्स मिले वो मेरे प्रिपेयर्ड थे, तो उन्होंने मेरी हेल्प डेफिनेटली करी मेंस एग्जाम में। एंड उसके अलावा एक चीज के नोट्स जो मैंने कंटिन्यूसली बनाए वो थे करंट अफेयर्स के। सो ये पर्टिकुलरली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स के काफी क्वेश्चंस एलिमिनेशन बेस्ड भी होते हैं और काफी क्वेश्चंस फैक्चुअल बेस्ड भी होते हैं। तो एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस तो आप वहीं जाके ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो नए क्वेश्चंस हो गए। बट फैक्चुअल क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अगर आपको आते हैं तो आते हैं, आपको नहीं आते तो नहीं आते। तो उन चीजों के लिए मैंने करंट अफेयर्स के जो भी विभिन्न वेबसाइट्स हैं उनसे मैंने नोट्स बनाए थे, और वो मैंने रिवाइज करे थे प्रीलिम्स से पहले, सो दैट मेरा प्रीलिम्स का स्कोर बढ़े। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आई हैड स्कोर्ड एक 110 इन प्रीलिम्स, एंड इन माय सेकंड अटेम्प्ट आई एम एक्सपेक्टिंग क्लोज टू 125। सो दिस 15 मार्क्स का जंप ओनली हैपेंड बिकॉज आई वाज मेकिंग द नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स इन माय सेकंड अटेम्प्ट। जी सर, न्यूज़पेपर का तो यूज आई थिंक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब मैंने सर सिविल सर्विसेज में आने से पहले एक भी न्यूज़पेपर कभी भी कंप्लीटली नहीं पढ़ा था। तो जब मैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में आया तो सबने बोला कि हिंदू इज द वन दैट एवरीबॉडी रीड्स। तो मैंने भी हिंदू मंगवाया, एंड पहले दिन मुझे याद है मुझे शायद 2-2.5 घंटे लगे थे हिंदू पढ़ने में। बट as time passed, I got to understand कि हिंदू में क्या इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल एडिटोरियल्स इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ओपिनियन बनाने में मदद मिलती है, और जो भी बाकी आर्टिकल्स हैं फैक्चुअल हो गए चाहे ओपिनियन बेस्ड हो गए। तो उसकी वजह से फिर धीरे धीरे मेरा वो टाइम कम होके हाफ एन आवर हो गया, और उसके बाद मैं कंफर्टेबल हो गया था फिल्टर आउट करने की कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है मेरे एग्जाम के लिए और कौन सा न्यूज नहीं है। तो एक बार आप जब न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, अगर आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि आप फिल्टर आउट कर सकते हैं, तो आप विभिन्न वेबसाइट्स का यूज तब करें, क्योंकि तब आप उन वेबसाइट्स में भी वो चीजें फिल्टर आउट कर पाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये एक प्रोग्रेशन होना चाहिए करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने के लिए। सर एडिटोरियल के लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी, क्योंकि अगर आप देखें कभी कभार ये होता है कि जो एडिटोरियल्स होते हैं न्यूज़पेपर्स के वो थोड़े बायस्ड होते हैं, वो इधर एक साइड की तरफ लीन कर रहे होते हैं, दूसरी साइड की तरफ कर रहे होते हैं। तो जब मैंने हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ना चालू किए तो डेफिनेटली उनमें एक साइड का ओपिनियन गिवन था, लेकिन सिविल सर्विसेज पर्टिकुलरली मेंस में आपको जो आंसर्स लिखने होते हैं वो बैलेंस्ड ओपिनियन की तरफ लिखने होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव द वर्ड क्रिटिकली डिस्कस। सो उसमें आपको दोनों इश्यूज मेंशन करने होते हैं। तो मैंने ये किया था कि हिंदू की तरफ से मुझे एक ओपिनियन मिल रहा था, दूसरा ओपिनियन के लिए मैं गूगल कर लेता था। तो इस तरह से मेरे एडिटोरियल्स के जो भी ओपिनियन थे वो काफी बैलेंस तरीके से तैयार हो जाते थे, और फिर मैंने वो अपने मेंस आंसर राइटिंग में यूज भी किया। सर वैसे मैंने गवर्नमेंट वेबसाइट्स जैसे पीआईबी वगैरह का यूज तो योजना ये सब का यूज नहीं किया है, क्योंकि एक चीज मुझे लगती है कि इनमें जो डेटा आता है वो काफी फैक्चुअल होता है, तो वो काफी स्कीम ओरिएंटेड होता है, जो मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेंस एग्जाम में, क्योंकि मेंस एग्जाम में आपका ओपिनियन पूछा जाता है ना कि फैक्ट्स। मतलब अगर डेफिनेटली अगर आप फैक्ट्स लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेजर क्रक्स ऑफ द आंसर शुड बी बेस्ड ऑन योर ओपिनियन। तो ये जो करंट अफेयर्स के मटेरियल था अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ मैगजीन्स या जो डेली करंट अफेयर्स वेबसाइट्स पे था, उनमें मेरे को लगता है सफिशिएंट नंबर ऑफ स्कीम्स एंड डेटा अवेलेबल था जो मैं यूज कर सकता था अपने मेंस आंसर राइटिंग में। तो मैंने सर एज सच गवर्नमेंट साइट्स रेफर नहीं करी है। मुझे लगता है कि इन मटेरियल से, मैगजीन से और करंट अफेयर्स जो डेली आता है उससे आपका कवर हो जाएगा गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स हैं इन पर्टिकुलर। का यूज मैंने प्रीलिम्स और मेंस में तो नहीं किया है, लेकिन इंटरव्यू के लिए जरूर किया है। राज्यसभा टीवी इन पर्टिकुलर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर यूपीएससी इंटरव्यू। तो उस चैनल के डिस्कशंस में जरूर सुनता था, ताकि उससे मेरा एक ऐसा बैलेंस्ड ओपिनियन अगेन बन सके, बिकॉज अगर आप कोई भी ऐसा न्यूज चैनल देखेंगे तो उसमें भी दोनों तरफ के ओपिनियंस रखे जाएंगे, और सिविल सर्विसेज इंटरव्यू में भी इट इज एब्सोल्युटली एक्सपेक्टेड ऑफ यू टू बी अनबायस्ड, या अगर आप कोई ओपिनियन को बैक कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास सफिशिएंट रीजंस होने चाहिए। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मैं इसको सिर्फ इंटरव्यू के लिए देखूंगा, जिससे मेरे को सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे टू इलैबोरेट इन द इंटरव्यू। ओके,
देखिए बड़ा अच्छा लगा कि जब हम देखते हैं राजेंद्र चैनल की बात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज, क्योंकि जितने ज्यादा आप एफिशिएंट टेस्ट सीरीज में होंगे, जितनी ज्यादा गलतियां करके आप सुधार पाएंगे, उतना ही आप एग्जाम में कम मिस्टेक्स कमिट करेंगे। तो जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था अपना, तो प्रीलिम्स में मैं काफी एक्साइटेड था कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा पहला प्रीलिम्स है। तो मैंने सर अराउंड 70 to 80 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए थे प्रीलिम्स के इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। बिकॉज एक तो मैं एक्साइटेड था, और दूसरा काफी लोग ये बोल रहे थे कि अगर प्रीलिम्स इज लाइक अ मेक और ब्रेक थिंग, क्योंकि ये क्लियर करना जरूरी है नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए। सो आई वांटेड टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि मेरे को प्रीलिम्स क्लियर करना ही है। पर सर जब मैं एग्जाम दे के आया, तब मुझे एक चीज ये रियलाइज हुई कि ज्यादा नंबर ऑफ पेपर्स अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज्यादा प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है वो एलिमिनेशन टेक्निक, कि आप एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना लगाते हैं। तो ये चीज मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट से सीखी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा स्कोर 110 था एंड कट ऑफ वाज 98। तो मैंने क्लियर तो ठीक ठाक मार्जिन से कर ही लिया था, पर फिर भी मेरे को लगा कि जितना मैं पढ़ के गया था शायद वो उतना मैं रिफ्लेक्ट कर नहीं पाया। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये चीज रेक्टिफाई करी। मैंने 40 से 50 पेपर्स ही सॉल्व किए प्रीलिम्स के, पर मैंने एलिमिनेशन टेक्निक का बेटर इस्तेमाल किया इन पेपर्स में, जिसकी वजह से मेरा स्कोर आई थिंक 125 के आसपास आना चाहिए इस बार। दो स्कोर्स आउट नहीं है, बट 15 मार्क्स का इंप्रूवमेंट मुझे लगता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस, सर मेंस का ऐसा था कि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट लिख रहा था, तो मेरी आंसर राइटिंग की कोई भी प्रैक्टिस नहीं थी बिफोर प्रीलिम्स में। मतलब मैंने कुछ भी, एक भी आंसर आज तक लिखा नहीं था। तो मेरे पास सिर्फ 100 days थे टू कवर अप आंसर राइटिंग। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट सीरीज लिखना चालू किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे को जो आता था मैं सब कुछ लिख देता था। मतलब आई डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट इन एनीथिंग, मैं सभी कुछ लिख देता था। उसकी वजह से मेरे को स्पेस कंस्ट्रेंट बहुत रहता था, और मैं इंट्रोडक्शन फ्लो चार्ट्स डायग्राम्स का यूज नहीं कर रहा था इनिशियली। पर तब जब मुझे फीडबैक मिला टेस्ट सीरीज का, तब मैंने रियलाइज किया कि ये इन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो उनके पास इतनी सारी कॉपीज आ रही हैं, अगर आप कुछ नया करेंगे तभी आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज मैंने धीरे धीरे इनकलकेट करी अपने प्रिपरेशन में, कि मैं इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट पे आंसर दूं, डायग्राम फ्लो चार्ट्स का मैक्सिमम यूज करूं, फैक्ट्स डालूं इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में, सो दैट मेरे मार्क्स बढ़े। तो मेंस की मेरी स्ट्रैटेजी दोनों टाइम्स लगभग सिमिलर थी। बस मैंने मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 7 टेस्ट लिखे थे जीएस के, और मैंने सेकंड अटेम्प्ट में 14 टेस्ट लिखे थे, विच वाज डबल। तो मुझे लग रहा है शायद वो टेस्ट डबल करने का मेरे को इस बार फायदा हुआ है व्हेन वी टॉक अबाउट जीएस। तो ये मेरा ओवरऑल टेस्ट सीरीज का। सर एक चीज जो मैंने अभी बोली थी, वो चैलेंज सबसे बड़ा यही था कि मेरे को अपनी पॉइंट साइज को थोड़ा कंप्रेस करना था। क्योंकि उसकी वजह से मेरा हमेशा ये इशू हो रहा था कि मेरी जो पूरी अवेलेबल स्पेस थी वो भर जा रही थी, और जो कंक्लूजन था वो मेरे को बहुत ही छोटा छोटा लिखना पड़ रहा था एंड में। तो कभी कभी उससे ऐसा लगता था कि मेरे आंसर में कंक्लूजन है ही नहीं, क्योंकि वो स्पेस बहुत मेरे लिए छोटी पड़ रही थी। तो ये चीज मैंने थोड़ा इंप्रूव करी सेकेंड अटेम्प्ट में, कि मैंने पॉइंट्स को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करी, ताकि मेरा कंक्लूजन क्लियरली दिखे, क्योंकि वो इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज सर, जीएस 1 2 3 की प्रेपरेशन में तो मैंने ऐसा कोई स्ट्रैटेजी चेंज करी नहीं थी। देवर मोर और लेस सिमिलर ओनली। बट जीएस 4 में पर्टिकुलरली मैंने एथिक्स में जो स्टैटिक पोर्शन होता है, उसमें इस टाइम थोड़े पर्सनल एग्जांपल्स डाले थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एथिक्स के पेपर में अगर आप थोड़े पर्सनल एग्जांपल्स इंक्लूड करेंगे, तो एक वो ऐसा फील आता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर आप कोई ऐसे एग्जांपल दे देंगे जो रैंडम है, तो आई थिंक वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो एथिक्स में मैंने केस स्टडीज में एक तो अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप बना के डिस्कशंस किए इस बार, जिसकी वजह से मेरे को फायदा हुआ कि हम कैसे अप्रोच करेंगे। और मैंने स्टैटिक पोर्शन में पर्सनल एग्जांपल्स डाले। तो ये मेरा एक मेजर चेंज था फ्रॉम अटेम्प्ट 1 टू अटेम्प्ट 2। आंसर राइटिंग का ये फंडा हमेशा से रहा है कि मैं बुलेट पॉइंट्स में ही आंसर करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप बुलेट पॉइंट्स में आंसर करेंगे, तो एग्जामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि हर बुलेट पॉइंट क्योंकि एक दूसरे से डिफरेंट है, तो मतलब आप काफी वेरिड एक्सपीरियंस लिख रहे हैं। जबकि पैराग्राफ में नॉर्मली वो चीज खो जाती है। आप एक पैराग्राफ में 3 4 पॉइंट लिखेंगे, अगर वो एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, अगर या वो जल्दी में है, तो वो नहीं देखेगा उसे। तो बुलेट पॉइंट्स में लिखना इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। एंड उसके अलावा अंडरलाइनिंग तो मैंने फॉलो करी ही थी, कि मैं इतने अंडरलाइनिंग ये उनके मेन चीज अंडरलाइन करूंगा। पर मेरे साथ एक इशू था सर बुलेट पॉइंट्स में, वो ये था कि मेरे जो बुलेट पॉइंट्स होते थे वो कभी कभी 3 4 लाइन तक भी चले जाते थे। जबकि अगर आप बुलेट पॉइंट्स देखें, तो नॉर्मली वो 2 लाइन्स के ऊपर नहीं जाते हैं पॉइंट्स, या 3 तो मैक्सिमम है। तो ये एक चीज थी जो मैं शायद अपने सेकेंड अटेम्प्ट में भी नहीं सुधार पाया। पर मैंने एक सीनियर मेंबर से बात करी थी, तो उन्होंने मेरे को एक कहा था कि आपको बुलेट पॉइंट्स
में लिखना चाहिए कि कॉज क्या हो रहा है और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। तो अभी जो मैं ये कह रहा हूं तब ये बहुत इजी लग रहा है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना काफी मुश्किल है। तो मैं एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कॉज इफेक्ट टर्म्स में बुलेट पॉइंट्स दे पाएंगे तो वो आपको मैक्सिमम मार्क्स फेच करेगा इन यूपीएससी मेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, क्योंकि और जब मैं अपने मेंस के पेपर लिखता था तो अगर आप देखें 10 मार्कर्स और 15 मार्कर्स में, 10 मार्कर्स के लिए आपको नॉर्मली 7.5 मिनट मिलते हैं और 15 मार्कर्स के लिए लगभग 11 से 11.5 मिनट मिलते हैं। तो मेरा ये हमेशा वो होता था ऑब्जेक्टिव कि मैं इस 7.5 मिनट्स में अंडरलाइनिंग का टाइम भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि जब एक एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो आपका सारा आंसर नहीं पढ़ने वाला है। ही ओनली हैज 1 मिनट और 1.5 मिनट टू चेक वन क्वेश्चन ऑफ योर्स। उसमें अगर आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देंगे तो वो देखते ही वो समझ जाएगा कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता है और आपने डिसेंट आंसर लिखा है। तो अंडरलाइन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, हर मेंस पेपर में करना बहुत जरूरी है। देखिए बड़ा पेपर अटेम्प्ट करूंगा वो इसलिए था क्योंकि अगर आप जीएस के मार्किंग देखें 20 क्वेश्चंस आपको 3 आवर्स में अटेम्प्ट करने होते हैं, और अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो वो आपको 10 या 15 मार्क का सीधा सीधा लॉस देता है। अगर आप थोड़ा भी अटेम्प्ट करेंगे तो 10 में से अगर आप 2 मार्क्स भी लाते हैं या 15 में से आप 3-4 नंबर भी लाते हैं तो वो भी आपके स्कोर में ऐड करेंगे, बिकॉज एवरी मार्क इज इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी एग्जाम। तो मेरा थैंकफुली राइटिंग स्पीड वाज ऑलवेज गुड, बट जब मैं टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करता था तब मेरे 18.5 19.5 क्वेश्चंस होते थे, पर कभी 20 मैंने टच नहीं किया है। तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि जो टेस्ट सीरीज के जो पेपर क्वालिटी होती है वो थोड़ी रफ होती है, और जो यूपीएससी एग्जाम में जो पेपर क्वालिटी होती है वो काफी स्मूथ मिलता है, तो उस पर आप लिटरली स्क्रिबल कर सकते हैं। तो उसकी वजह से वो जो गैप था 1 या हाफ या 1.5 क्वेश्चंस का, वो मैं हमेशा कवर कर पाता था इन माय एक्चुअल यूपीएससी एग्जाम। तो मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे इन बोथ माय अटेम्प्ट्स। सर जो सोर्सेस थे प्री और मेंस के लिए उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक और करंट। तो स्टैटिक रिसोर्सेज जो मेरे थे वो तो वही हैं जो आई थिंक हर एस्पिरेंट के होते हैं, क्योंकि जब मैं भी आया था मैंने भी गूगल किए थे जो ब्लॉग्स वगैरह से मेरे को मिले। फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक हो गई, इकोनॉमी के लिए संजीव वर्मा जी की बुक हो गई। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करना जरूरी है, और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई। तो मेरे रिसोर्सेज वही थे जो हर एस्पिरेंट यूज करता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। करंट अफेयर्स के लिए मुझे ऐसा लगता है, एक तो जो मैं डेली नोट्स बनाता था वो मैं रेफर करता था बार बार, जिसकी वजह से मुझे काफी हेल्प मिली आंसर राइटिंग में भी और प्रीलिम्स में भी। और दूसरा, करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट का जो मंथली मैगजीन आता है वो उठा के पढ़ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली कंपाइलेशन सेम ही होते हैं। तो मैं मतलब आप जिससे भी कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं, तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एक आप कोई भी इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन उठा के मंथली उनका वो पढ़ लीजिए, और प्लीज डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाइए, तो ये आपका करंट अफेयर्स का पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट कर देगा। तो सर प्रीलिम्स मेंस के लिए मेरा इतना ही था स्टैटिक और करंट के रिस्पेक्ट। सर एनसीईआरटी इज द मोस्ट बेसिक बुक्स, एनसीईआरटी आर द मोस्ट बेसिक बुक्स दैट एवरी एस्पिरेंट शुड रीड, क्योंकि उससे आपका बेस बनता है। उसी के बाद आप और बुक्स पढ़ें जो भी बोली जाती हैं बाय एवरीवन, तो उसी से आपको चीजें समझ में आएंगी। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। और पर्टिकुलरली अगर आप मेंस में देखें तो मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिक के, ज्योग्राफी और हिस्ट्री इन पर्टिकुलर, वो काफी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो एनसीईआरटी का कंट्रीब्यूशन इमेंस है, बट एनसीईआरटीज आर नॉट सफिशिएंट, आपको और बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी। तो एनसीईआरटी से अपना बेस बनाइए और बाकी बुक्स पढ़ के अपना पूरा स्ट्रक्चर मजबूत कीजिए। क्वेश्चन है क्योंकि काफी एस्पिरेंट्स को ये चीज नहीं पता है कि ये जो डिफरेंशिएशन है ओल्ड एंड न्यू का, ये आपको माइंड में लेके नहीं चलना है। ये मुझे रियलाइज हुआ जब मैंने 2018 का प्रीलिम्स का पेपर देखा, मुझे पता चला कि जो हिस्ट्री में न्यू एनसीईआरटीज आई हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीलिम्स के पेपर में, जो काफी लोगों को नहीं पता थे। तो मैंने ओल्ड तो पढ़ी ही, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंटेंट है उनमें और वो रेफर भी सब लोग करते हैं, पर मैंने न्यू एनसीईआरटीज भी ली और मैंने वो भी पढ़ी थी, जो मुझे 2019 अटेम्प्ट और 2020 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में उन्होंने मेरे को हेल्प किया। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ ली हैं तो न्यू एनसीईआरटीज बहुत ही पतली हैं और बहुत ही कंसाइज्ड हैं, बस उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो अगर आप ओल्ड पढ़ चुके हैं तो न्यू पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो मेरे हिसाब से आपको दोनों ही पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल। देखिए सर पहली चीज तो मैं फ्रेशर्स के लिए ये कहना चाहूंगा कि इस एग्जाम में आने से पहले हर किसी को ये एग्जाम इम्पॉसिबल लगता है, और टू बी वेरी फ्रैंक मुझे भी लगता था, क्योंकि आप नंबर ऑफ सीट्स देखें और आप नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स देखें, रेशियो इतना कम है कि आप सक्सेस
मतलब बहुत ही कम है एक्चुअली देखा जाए तो। पर आपको उससे घबराना नहीं है, आपको सिर्फ सेल्फ बिलीफ रखना है और अपनी प्रिपरेशन के ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जो चीजें गलती मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी, एक तो मैं ये कहूंगा कि आप प्लीज अपना ऑप्शनल प्रीलिम्स से पहले प्रिपेयर करके रख दीजिए। लास्ट टाइम ये हुआ था कि मेरा ऑप्शनल जो मैथ्स है वो मैं ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था प्रीलिम्स के पहले, मैंने पूरा प्रिपरेशन प्रीलिम्स और मेंस के बीच में किया। दो मेरा ऑप्शनल में स्कोर डिसेंट आया था, बट अगर मैं उसमें अच्छा कर लेता तो मैं लास्ट ईयर ही एटलीस्ट लिस्ट में तो आ ही जाता डेफिनेटली। तो प्लीज अपना ऑप्शनल प्रीलिम्स से पहले प्रिपेयर करके रख दीजिए। और जब जैसे ही प्रीलिम्स खत्म हो, आप आंसर राइटिंग के, दूसरी चीज ये, आप आंसर राइटिंग के लिए ना घबराएं कि मैंने नहीं किया, मैंने भी नहीं की थी, मैंने कभी प्रीलिम्स के पहले कोई आंसर नहीं लिखा था। तो आप मॉक टेस्ट के थ्रू ही अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर आप मॉक टेस्ट ज्यादा दीजिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू फेच मोर नंबर ऑफ मार्क्स इन जीएस। तो ये जीएस और ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी अगर आप चेंज करेंगे तो आप डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सीड हो सकते हैं।